क्या देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपनी पीक पर आ चुकी है और क्या अब स्थिति बेहतर होने लगेगी? इस बीच तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स बहुत चिंतित हो रहे हैं। असली तस्वीर क्या है, कैसी है? आइए इसके बारे में सही जानकारी लेते हैं आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल जी से। आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की मदद से दूसरी लहर को लेकर ऐसे आंकड़े हमारे सामने रखे थे जिससे कि अंदाजा हो गया था कि स्थिति खराब हो सकती है। आगे तीसरी लहर में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए साइंस कॉल लगाते हैं प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल जी को। नमस्कार प्रोफेसर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कोविड केसेस को लेकर आईआईटी कानपुर में आपने जो रिसर्च की है उसमें बहुत सारी चीजें आपने मई में बताई हुई थी कि इतना 4 से 8 मई के बीच में 4 लाख से ज्यादा केसेस आएंगे, जो कि हमने देखा कि ऐसा ही हुआ। 9 मई तक 4 लाख से ज्यादा केसेस थे देश में। इसके अलावा मैं आपका ट्विटर हैंडल भी पढ़ रही थी, काफी दिनों से फॉलो कर रही हूँ। उसमें आप लगातार कुछ ग्राफ्स, कुछ पिक्चर्स, इस तरह की चीजें, इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। वहां पर आपने जिक्र किया है कि 8 मई को भारत में ये जो दूसरी लहर है उसका पीक आ चुका है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी, अगर आप देखें जो नए केसेस रोज आ रहे हैं, तो 6 मई को 4,14,000 केसेस आए, जो अब तक का सबसे अधिक था। और उसके बाद से दिनों दिन केस की संख्या कम होती जा रही है। जी। अच्छा, हम सिंगल डे की वैल्यू को नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पैटर्न एक होता है। सोमवार को हमेशा नंबर कम आते हैं क्योंकि रविवार को टेस्ट कम होते हैं, तो इसलिए वीकली एवरेज लेके हम चलते हैं। तो वीकली एवरेज में हमारा मॉडल के द्वारा जो प्रेडिक्शन था कि 4 से 8 मई के बीच में पीक आएगी, और 8 मई को पीक वैल्यू थी 7 डे एवरेज की, और उसके बाद से हर दिन कम होती जा रही है। पिछले 9, 10, 11, 3 दिन में देखा गया है ये। तब से अब तक लगभग 8,000 केसेस की वैल्यू कम हो चुकी है पीक वैल्यू से। और न सिर्फ ये, बल्कि अगर हम इस स्टेट्स को देखें जी। तो बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट्स जो हैं वहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि पीक पार करके वो नीचे होते जा रहे हैं केसेस में। चाहे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार भी अब नीचे आ रहा है, राजस्थान नीचे आ रहा है, तो जो छत्तीसगढ़ नीचे आ रहा है। तो ये जी। काफ़ी बड़ी संख्या में जो जनसंख्या वाले प्रदेश हैं वो अपनी पीक को पार करके नीचे आ रहे हैं। तो उससे और इस बात को बल मिलता है कि भारत की पीक भी अब शायद आ चुकी है नए केसेस की। जिस तरह से आपने राज्यों की बात की, तो अब जो पीक आया है 8 मई के आसपास, ये सभी राज्यों को एक साथ देखना तो पॉसिबल नहीं होगा, जिस तरह से आप अलग अलग डेटा बता रहे हैं। तो ओवरऑल पीक और इसके घटने का जो रेंज है, मतलब कोई राहत की खबर अगर आप हमारे दर्शकों को दे सके। तो ओवरऑल तो हम यही देख रहे हैं कि भारत में काफ़ी बड़े बड़े राज्यों में संख्या लगातार कम होती जा रही है। भारत की संख्या भी अब नए केसेस की आप देखेंगे कम होती जा रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब जो हमारे हॉस्पिटल्स पे जो प्रेशर है वो एकदम से कम हो जाएगा। उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हालांकि पीक से कम आ रहे हैं हम, लेकिन फिर भी रोज की संख्या अभी भी 3-3.5 लाख है। काफी बड़ा नंबर है। जब तक ये नंबर घट के 2 लाख तक नहीं पहुंचता, तब तक जरूर हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ा प्रेशर रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इससे ज्यादा खराब समय नहीं आएगा, ये शायद थोड़ा हम आश्वस्त हो सकते हैं। आप जो ये रिसर्च करते हैं, इस तरह का डेटा निकालते हैं कि पीक कब आएगा या कब ग्राफ नीचे जाएगा, क्या मॉडल होता है? कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का जिक्र हो रहा है जहां भी मैं पढ़ रही हूँ आपके रिसर्च के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में आसान शब्दों में अगर आप बताएं। ये एक गणितीय मॉडल होता है,
और इस तरह के मॉडल ऐसा नहीं है कि हमने कोई नया आविष्कार किया है। काफी समय से ये बनाए जा रहे हैं, लगभग 100 साल हो गए। स्पेनिश फ्लू में सबसे पहले बना था, और तब से ये इस क्षेत्र में किसी भी महामारी के लिए एक मॉडल लोग बनाते हैं, और उसके द्वारा ये एनालिसिस करते हैं कि आगे क्या इसका रूप होगा। कोरोना के लिए भी काफ़ी लोगों ने इस मॉडल अपने मॉडल्स बनाए। काफ़ी हद तक वो पुराने मॉडल्स थे, लेकिन पुराने मॉडल्स उतने अच्छे से काम नहीं किए कोरोना में। उसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि कोरोना में बहुत अधिक बड़ी मात्रा में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, जिनको कि कुछ खास लक्षण नहीं होते, उनके टेस्ट भी नहीं होते, तो पता ही नहीं चलता कि भाई कितने वास्तव में कितने कोरोना के मरीज हैं, वो पता ही नहीं लग पाता। और इसके बारे में रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं कि भाई इतने सारे लोग इन्फेक्टेड थे लेकिन टेस्ट नहीं हुआ तो पता नहीं चला। और ये भी कहा जाता है जो नंबर रिपोर्ट होते हैं वो वास्तविक नंबर नहीं है। ये सब सत्य है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमें वास्तविक नंबर मालूम नहीं, तो आखिरकार कैसे हम ट्रेजेक्टरी उसकी बताएं। तो ये एक सबसे सबसे बड़ी समस्या कोरोना ने जो मॉडलर्स के सामने प्रस्तुत करी। और साथ ही साथ एक ये दूसरी चीज ये भी हुई कि कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए। तो इसकी वजह से एकदम से सारी पॉपुलेशन के ऊपर कोरोना नहीं फैला। शुरू में कुछ बहुत सारे महीने कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन में रहा, धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन एकदम से पूरा पॉपुलेशन में नहीं बढ़ा। तो ये भी फैक्टर को कि कितनी पॉपुलेशन में प्रभाव है इस समय उसका, इसको भी मॉडल में शामिल करना जरूरी था, जो पहले नहीं किया गया था। अच्छा। तो ये हमने जो मॉडल नया निकाला, इसको सूत्र नाम दिया, और इसमें ये दोनों चीजों का विशेष रूप से हमने ध्यान रखा। और मॉडल के द्वारा जो निकल के आया वो बहुत ही एक विशेष बात ये थी, वो ये कि हाँ, हमें वास्तविक नंबर नहीं मालूम, लेकिन जो नंबर रिपोर्ट हो रहे हैं वो नंबर, और जिस जिस दिशा में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लगभग वही दिशा वास्तविक नंबर्स की भी है। और लगभग उसी समय वो भी ऊपर या नीचे जाएंगे जिस प्रकार से दिखाए जो रिपोर्टेड नंबर हैं वो जा रहे हैं। ओके। तो इस विशेष प्रॉपर्टी की वजह से हम जो रिपोर्टेड नंबर हैं उनको देख के ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तविक नंबर किस स्थिति में है इस समय। इसी के आसपास होंगे। जब आप ये निष्कर्ष निकाल रहे थे, कुछ भी अंदाजा था आपको कि स्थितियां इतनी भयावह होंगी? जिस तरह से हम अस्पतालों की हालत देख रहे हैं, लोगों की भगदड़ देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लेकर बेड्स, ये वो तमाम चीजें, मतलब इवन द क्रिमेटोरियम्स आर ओवरलोडेड, ओवरक्राउडेड। नहीं, ये हमारे को अंदाज नहीं था कि इतनी बुरी हालत हो जाएगी। हम लोग काफी समय से इसको मॉडलिंग कर रहे हैं कोरोना की, और पिछले साल से पहली पीक भी हमने जब कैलकुलेट करी थी तो लगभग जिस प्रकार से हमारा अंदाज था उसी प्रकार से आई। लेकिन दूसरी पीक में हमने जो कैलकुलेशन करी थी मार्च के अंत में, तो हमारा अंदाज था कि दूसरी पीक अप्रैल के अंत तक आएगी जी। और उसकी इंटेंसिटी जो पहली पीक थी लगभग उतनी होगी, मतलब एक दिन के 1 लाख के आसपास नए केसेस आएंगे। ओके। तो उसमें जो समय था, टाइमिंग थी, वो तो लगभग हमारी सही हुई, लेकिन जो इंटेंसिटी थी उसमें हमारा सही बिल्कुल नहीं हुआ। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो इस समय कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो इम्यून हो चुकी पहली वेव की वजह से, वो संख्या हमें मालूम नहीं थी। हाँ। तो जब वो संख्या मालूम नहीं थी तो हमने कुछ अंदाज लगाए पुराने सेरो सर्वेस को ध्यान में रखते हुए। लेकिन एक फैक्टर ये होता है कि कई लोगों में इम्यूनिटी आती है और कुछ महीने बाद वो समाप्त हो जाती है। वो फैक्टर हम नहीं उसको अपने मॉडल में लेके आ पाए, क्योंकि हमें बिल्कुल भी अंदाज ही नहीं था कि वो आखिरकार कितने लोग ऐसे हो सकते हैं।
तो अब जो ये इसकी तीव्रता देख के लगता है कि ऐसे काफ़ी लोग थे जो पिछली बार इम्यून थे पहली वेव के कारण, और फिर बाद में इम्यूनिटी उनकी समाप्त हो गई। तो अ, अगर अधिक पॉपुलेशन ऐसी होगी जहाँ पे कोरोना फिर से हो सकता है, तो नेचुरली उसकी तीव्रता और ज़्यादा बढ़ेगी, और वहीं नंबर्स भी ज्यादा होंगे। जी बिल्कुल। तो वहीं पे दूसरी हम हम्म, जो हम नहीं कर पाए उसको अंदाज नहीं लगा पाए। लेकिन अप्रैल के अंत तक आते आते 23-24 अप्रैल तक हमको अंदाज लग गया था कि अभी कहाँ पहुंच रहा है। तो तभी हम्म, से हमने जो प्रिडिक्शन किया कि 4 से 8 मई के काफी हद बीच में, तक ठीक और साबित हो लगभग रहा 4 लाख है। के आस। जी। आप किस चीज को सबसे बड़ा फैक्टर, जब आप इस तरह की कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स पे काम करते होंगे, मेन रीजन क्या देखते हैं आपकी? ये जो आपकी सारी कैलकुलेशंस जो आपने पहले की थी वो खराब हो गई, वो नहीं उतनी सटीक बैठी, लेकिन फिर अब जो आपने कैलकुलेशंस की, तो पैरामीटर्स किसी तरह से बदले आपने? हाँ, पैरामीटर्स एक्चुअली हम पैरामीटर्स बदलते नहीं हैं। हम्म ये भी एक हमारे मॉडल की विशेषता है कि जो रोज नए केसेस रिपोर्ट होते हैं और रिकवरीज रिपोर्ट होती हैं, तो हमारे पास 1 साल से अधिक का ये डेटा है, और तो उस डेटा के द्वारा ही हम पैरामीटर की वैल्यू निकालते हैं। तो जब डेटा का नेचर बदलता है तो पैरामीटर की वैल्यू बदल जाती है। तो जो हमने ये नोटिस किया कि अप्रैल के शुरू में डेटा हम्म एकदम से बदलना प्रारंभ हुआ, हम्म और वो म्यूटेशन की वजह से और बहुत तेजी से स्प्रेड जो हर जगह होने लगा था उसकी वजह से था। और वो हमारा मॉडल पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो डेटा से पैरामीटर की वैल्यू निकालता है, और डेटा इतनी तेजी से बदल रहा था कि वो पैरामीटर की वैल्यू पकड़ ही नहीं पा रहा था। तो उसमें 15-20 दिन करीब लगे। उसके बाद जब हम्म, थोड़ा डेटा स्टेबल हुआ तो फिर उसने मॉडल की वैल्यू, सॉरी, मॉडल ने पैरामीटर्स की वैल्यू निकाली, जो नई निकाल। नई वैल्यू है। जी। अब तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है, जो भी एक्सपर्ट से बात हो रही वो कह रही है द थर्ड वेव इज अवेटेड। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं इस थर्ड वेव की कैलकुलेशंस और इन चीजों पे काम शुरू थर्ड किया वेव है? की, जी अभी थर्ड वेव के लिए अब की बार ये हमने निश्चय किया है कि पिछली बार की तरह हम अंधेरे में हमें नहीं रहना चाहिए कि आखिरकार कितने लोग इम्यूनिटी अपनी खो रहे हैं। हम्म। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि वो एक सेरो सर्वे जिसको कहते हैं होते रहें, जी। हम्म जिससे कि हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि आखिरकार कितनी जनसंख्या में इम्यूनिटी है। और अपने मॉडल में ये नया हम एक इक्वेशन लेके आ रहे हैं कि लॉस ऑफ इम्यूनिटी भी उसमें आ जाए। ओके, तो ये तो एक हमारा नया प्लान है। पैरामीटर ऐड करेंगे, ऐसा कह नया रहे हैं? पैरामीटर ऐड, लॉस ऑफ इम्यूनिटी का, जी। हम्म। और वो जून में करने का प्लान है, क्योंकि मई में अभी काफ़ी क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा चल रहे हैं, काफ़ी सिमुलेशन हमें करने पड़ रहे हैं, तो समय उसमें मॉडल को बदलने में अभी समय नहीं दे पा रहे, लेकिन जून में ये करने का हमारा प्लान तीसरी लहर कब तक आती दिख रही है आपको? आप जून में तो अपनी तैयारी करने की बात कह रहे हैं, पर कब तक लोगों को एक बार फिर इसको देखना होगा? है। इसमें देखिए, दूसरी लहर के बाद जो जुलाई में हमारा अंदाज है खत्म होगी, तब हम्म। तक काफ़ी बड़ी संख्या में इम्यूनिटी नेचुरली आ जाएगी लोगों अच्छा। तो। और कुछ महीने तो लगेंगे वो इम्यूनिटी जाने में, तो मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर से पहले तीसरी लहर के आने की संभावना ज़्यादा नहीं है। लेकिन तीसरी लहर के लिए कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत घातक होगी, तो क्या आपके कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो ये कैलकुलेट कर सके या हमें थोड़ा अंदाजा दे सके कि कितना घातक होगा ये बच्चों के लिए? नहीं देखिए, वो तो बहुत सादा आसान कारण है कि क्यों बच्चों के लिए कहा जा रहा है। पहली बात तो बिकॉज ऑफ घातक होगी वैक्सीनेशन। और ज़्यादा। हाँ, क्योंकि बड़ों को वैक्सीनेशन हो जाएगा तो बच्चे ही बचेंगे, चाहे पहली लहर में या दूसरी लहर में। घातक सबसे ज्यादा ये 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए ही है। जी, इस जिनके समय साथ भी कुछ आज भी कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको ज्यादा कोलमोडिटी है। अफेक्ट किया है, लेकिन बिल्कुल। हाँ, बच्चों में इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा, क्योंकि बच्चे ही उस समय तक शायद ज्यादा कम वैक्सीनेटेड रहेंगे। हालांकि एक अच्छी खबर ये है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन अब हाँ जी। एडवांस स्टेज ऑफ ट्रायल में आ गई है, तो हम्म शायद एक एक दो महीने में वो भी आ जाए सब।
थर्ड वेव आने से पहले ये वैक्सीन अगर बच्चों के लिए आ जाए और जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लगाई जा सके तो इसको रोका जा सकता है। कुछ और जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहें सतर्क रहने के लिए, या आपके डेटा या आपके कैलकुलेशन से कुछ ऐसा जो कोई गुड न्यूज ही दे दें आप हमारे दर्शकों को? गुड न्यूज तो बस यही है कि अब शायद सबसे बुरा समय हमारा अब इसी समय है मान लो, और अब भविष्य में धीरे धीरे हालात बेहतर होते जाएंगे। जून तक आते आते मुझे लगता है कि जो हमारे हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और लेकिन फिर भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। तो जब भी सबको वैक्सीनेशन कराने का मौका लगे जरूर करवाएं। और दूसरी चीज, अगर किसी भी भीड़ वाली जगह पे जाएं तो मास्क जरूर पहनें। मेरे विचार से यदि दो चीज हम सब लोग का इनका पालन कर लें तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। दूसरी तीसरी लहर आए या ना आए, देखिए आफ्टर ऑल जो नॉर्मल फ्लू है उसकी भी हर साल लहर आती है, नवंबर में आती है और फरवरी मार्च में चली जाती है। लेकिन सब कोई उसके बारे में सोचता ही नहीं है, आते ही बुखार होता है, ठीक हो जाते हैं। जी। तो हमारा मौसम उद्देश्य होना बदल चाहिए रहा है कोरोना, कहकर हम उसको झेल जाते हैं कि मौसम बदल रहा है, थोड़ी तबीयत हमारा खराब हो उद्देश्य गई। होना चाहिए कोरोना को भी उसी स्टेज पे ले आए कि जी ठीक है, कोरोना जी। हुआ, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, दवा खा ली, ठीक हो गया। और ये वैक्सीनेशन से हो पाएगा। ये वैक्सीनेशन से हो पाएगा। थैंक यू हम सो सब लोग मच यही आशा प्रोफेसर करते हैं। अग्रवाल। धन्यवाद। नमस्कार।